हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर है वो है मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर में 2-3 क्लास हम कर चुके हैं पहले। इसमें एक या दो क्लास और बच रही है अभी, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसको पढ़ने से पहले हम पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो बैंक हैं वो लोन एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करते हैं। हमने देखा कि जो बैंक होते हैं वो डिपॉजिटर से डिपॉजिट स्वीकार करते हैं, उनसे पैसे इकट्ठे लेते हैं और उनको थोड़ा सा ब्याज भी देते हैं रिटर्न के रूप में, ताकि वो बैंक में पैसे रखने के लिए मोटिवेट हों। और जो बैंक डिपॉजिटर से पैसे लेते हैं, जमा करते हैं अपने पास, उसको वो आगे इन्वेस्टर्स को उधार दे देते हैं और उनसे एक हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं, जो सेविंग्स हैं उनको इन्वेस्टर्स तक पहुंचाते हैं और जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, जो कैपिटल फॉर्मेशन है, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं इकोनॉमी में। जो इन्वेस्टर्स लोन लेते हैं बैंक से, वो उनको जो ब्याज देते हैं वो उस ब्याज से ज़्यादा दे होता है जिस ब्याज को बैंक डिपॉजिटर्स को देता है। यानी कि अगर बैंक में डिपॉजिटर्स ने पैसे रखे तो डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 4 या 5% के लगभग दिया जाता है। लेकिन जब इन्वेस्टर्स बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक उन पर जो चार्ज करता है इंटरेस्ट, वो बहुत ज़्यादा होता है डिपॉजिटर्स को देने वाले इंटरेस्ट की तुलना में। वो होता है लगभग आपका 10% या 12%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बैंक की कमाई होती है, वो बैंक की मुख्य अर्निंग का सोर्स होता है। इसके बाद हमने दो सिचुएशन पढ़ी लोन की। जो एक सिचुएशन थी सलीम की, जो सलीम की स्टोरी थी वो पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखा रही थी, और एक स्वप्ना की स्टोरी थी वो नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखा रही थी। तो उन दोनों को हमने समझा। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन क्या होते हैं और फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक रूपरेखा ले लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जो उधार हम ले रहे हैं, चाहे वो किसी से भी ले रहे हैं, चाहे वो जो उधार लेने का सोर्स है वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, उसकी कुछ ना कुछ शराइत होती हैं जिनके आधार पर, जिनको पूरा करने पर ही वो ऋणदाता जो होता है, वो सोर्स जो है, किसी को ऋण देता है। तो इसमें कई सारी चीज़ आती हैं, जैसे कोलेटरल है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो टर्म ऑफ क्रेडिट में जैसे कोलेटरल क्या रखना है, यानी गिरवी क्या रखना है हमें लोन के बदले में, इसी तरीके से उसकी इंटरेस्ट रेट क्या होगी ये हमें तय करना होता है, वो भी एक टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के क्या क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए लोन करने के लिए, कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, इंटरेस्ट रेट किस तरह से चार्ज होगा, इंस्टॉलमेंट में पे करना है या बाद में एक मुश्त लमसम में पेमेंट करनी है प्रिंसिपल अमाउंट की। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, इस टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आ जाती हैं। यानी कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब है ऋण की शर्तें, यानी कि उधार लेने की जो शराइत हैं उनको कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। आगे हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ क्रेडिट। सोर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में बताएं तो थोड़ा सा ये जान लो कि सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला होता है आपका फॉर्मल सेक्टर और दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर। जो पहला सेक्टर होता है वो अक्सर नियम कानूनों पर चलता है, यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो कानून पर बेस्ड होता है, कानून पर आधारित होता है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें सारे कानून फॉलो नहीं किए जाते, वो एक तरीके से जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वो इनफॉर्मल नेचर का होता है। उसमें सारी चीज़ें नियमों कानून से और किसी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा तय नहीं की जाती। जो फॉर्मल सेक्टर होता है आपका, वो आरबीआई उसको रेगुलेट करती है और उसके संबंध में नए नए नियम बनाती है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसके लिए कोई ऐसी संस्था नहीं है जो उसको रेगुलेट करेगी, तो उसको ऐसा सेक्टर कहलाता है जिसको आरबीआई रेगुलेट करती है, फॉर्मल सेक्टर। और जिसको आरबीआई या कोई और संस्था रेगुलेट नहीं करती उसको कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। इन दोनों के अपने कुछ फ़ायदे हैं, अपने कुछ कमियां हैं, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब जैसे मैंने बताया, जो ऋण लिया जा रहा है उसकी क्या क्या शर्तें रखी जाएंगी।
मिसाल के तौर पर पहली शर्त क्या हो सकती है, आपकी कोलेटरल के आधार पर आधारित हो सकती है। कोलेटरल कहते हैं जो गिरवी हम रखते हैं। अब सपोज करिए आप किसी बैंक में जाते हैं, किसी के पास जाते हैं लोन लेने या ऋण लेने या उधार लेने, तो क्या वो आपको ऐसे ही ऋण दे देगा? वो अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करेगा, कुछ ना कुछ असेट आपकी गिरवी रखेगा। आपने सुना भी होगा घर में या फैमिली में या कोई रिलेटिव में हम जब उधार लेते हैं तो हम अपनी चीज़ों को, जो कीमती चीज़ें हैं उनको गिरवी रखवा देते हैं। घर की रजिस्ट्री गिरवी रख देते हैं, या कोई गोल्ड या जो सिल्वर के हमारे गहने वगैरह होते हैं, आभूषण होते हैं, वो उनको भी हम गिरवी रखवा देते हैं और उनके आधार पर ही कोई हमें ऋण देने के लिए तैयार होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम गिरवी चीज़ें नहीं रखेंगे तो जो लेंडर है उसको ये यकीन नहीं होगा कि उसका पैसा उसको वापस मिल जाएगा। तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से, अपने पैसों को बचाने के लिहाज से गिरवी जो वस्तुएं हैं कीमती है, जो घर के कागजात हैं, उनको गिरवी रखता है ताकि उसको ये सिक्योर हो जाए कि उसका पैसा अगर जो बोरोवर है उसने नहीं दिया तो वो उसकी संपत्ति बेचकर या उसकी गहने बेचकर उसको वसूल कर लेगा। तो पहली शर्त है आपकी कोलेटरल। कोलेटरल डिसाइड कौन करेगा? जितना हम अमाउंट लेंगे उधार, मान लीजिए 1 लाख रुपये अगर हमने उधार लिया तो एटलीस्ट 1 लाख की तो कोलेटरल होनी ही चाहिए। यानी कि जो संपत्ति गिरवी रखी जा रही है वो 1 लाख की तो होनी ही चाहिए, और या उससे ज़्यादा होगी, तभी कोई बैंक 1 लाख रुपये का लोन देगा। दूसरी शर्त है स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की अवधि। स्पेन ऑफ टाइम का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत थोड़े समय के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। जो थोड़े समय के लिए पैसे की ज़रूरत होती है उसको अक्सर हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म मनी। और जो लंबे समय के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है उधार लेने के लिए, उधार के लिए, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म लोन कहलाते हैं। अब जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वो स्पेन ऑफ टाइम के अनुसार भी प्रभावित होता है। यानी कि अगर आप थोड़े समय के लिए उधार ले रहे हो तो ये सब शर्त में ऐसा डिफ़ाइन किया जा सकता है कि उस पर आप इंटरेस्ट कम दें या वो उसकी कॉस्ट जो है आपको कम पड़े। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए उधार ले रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपको जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हो और जो ऋण की कॉस्ट है वो आपको ज़्यादा पड़ जाए। तो स्पेन ऑफ टाइम भी प्रभावित करता है इंटरेस्ट ऑफ रेट को, और स्पेन ऑफ टाइम भी निर्धारित किया जाता है। ये ज़रूरी होता है क्योंकि ये भी एक क्रेडिट की टर्म है, एक शर्त है ऋण लेने की। तीसरा है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट उस अमाउंट को कहते हैं जो अमाउंट उधार लिया गया है। मिसाल के तौर पे हमने किसी बैंक से 2 लाख रुपये उधार लिए 2 साल के लिए, तो जो 2 लाख रुपये हैं वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा। अब जो आप ब्याज देंगे वो किस पर देंगे, इसी अमाउंट पर दिया जाता है। अगर 2 लाख पर आपने 10% से उधार लिया है 2 लाख रुपये, तो 2 लाख रुपये पर 10% कितना हो गया आपका 20,000। यानी कि जो 20,000 है वो इंटरेस्ट हो गया किस अमाउंट पर, प्रिंसिपल अमाउंट पर। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पर किया जाता है, और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, वो अमाउंट जो हमने उधार लिया है सिर्फ उस अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मूलधन। अगली शराइत है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। देखिए कोई भी कागज़ अगर नहीं है तो आपकी, मतलब अगर आपके पास कोई संपत्ति है तो उस पर अपनी ओनरशिप साबित करने के लिए आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे जो ये साबित करें कि वो संपत्ति आपकी है। इसी तरीके से जैसे असेट के केस में हमें डॉक्यूमेंट रखने ज़रूरी होते हैं, या मकान मालिक बनने के लिए उसकी रजिस्ट्री होना हमारे नाम पर ज़रूरी है, वैसे ही जब हम क्रेडिट लेने जाते हैं, जब हम ऋण लेने जाते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि हम कुछ कागज़ों को तैयार करें ताकि ये पता चल जाए कि जो आदमी है वो कौन है और वो कितने समय के लिए ऋण ले रहा है, और उसने अपनी इच्छा से या दोनों पक्षों की सहमति से किन किन शर्तों को निर्धारित किया है। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है उन कागज़ों को तैयार करना जो कागज़ ज़रूरी हैं लोन लेने के लिए। मिसाल के तौर पर कौन कौन से कागज़ ज़रूरत हो सकती हैं, एक उनकी जो डील हो रही है, एग्रीमेंट जो है उसकी कॉपी हो सकती है, और उस पर कुछ कानूनी एफिडेविट वगैरह हो सकता है जिस पर इस बात की गवाही दी जाए
कि फला आदमी इतना लोन ले रहा है और वो इतनी तारीख को वापस कर देगा। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू तैयार की जाती हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का सीधा सा मतलब है जो कागज़ ज़रूरी हैं लोन लेने के लिए, जो दस्तावेज़ ज़रूरी हैं लोन लेने के लिए, उन दस्तावेज़ों को तैयार करना, ताकि अगर कोई 19-20 बात हो जाए तो जो क्रेडिट की जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व किया जा सके। अगर कोई मतभेद होता है तो उन डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर हम उन मतभेदों को कानूनी तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी एक अहम शर्त होती है, अहम शर्त होती है ऋण लेने की या साख की। अगला है आपका नेचर ऑफ पार्टीज़। नेचर ऑफ पार्टीज़ का मतलब है दो पार्टीज़ होती हैं, एक तो जो लोन ले रही है, एक जो लोन दे रही है। अब इन दोनों की प्रवृत्ति जो है, इन दोनों की जो प्रकृति है, वो भी एक तरीके से टर्म्स ऑफ क्रेडिट को प्रभावित करती है। मिसाल के तौर पे एक बैंक है और एक आदमी है जो बोरो करना चाहता है 3 लाख रुपए बैंक से। अब जो बैंक है वो ये कह रहा है कि मैं 12% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, और जो बोरोवर है वो कह रहा है कि मैं 10% इंटरेस्ट दे सकता हूँ। तो दोनों की क्या कैपेसिटी में अंतर है। वो ज़्यादा रिटर्न मांगना चाहता है, वो ज़्यादा ब्याज बता रहा है बैंक उधार देने के लिए, लेकिन जो पार्टीज लोन ले रही है उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो ज़्यादा कॉस्ट को बियर नहीं कर सकती, उसको थोड़ा कम रेट पर ब्याज चाहिए। तो अब ऐसे में क्या होगा, अगर उन दोनों के बीच में कोई सहमति नहीं होती तो जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो अधूरी रह जाएगी, वो पूरी नहीं होंगी, और जो ऋण है वो नहीं दिया जाएगा। तो नेचर ऑफ पार्टीज भी एक तरीके से जो क्रेडिट है उसको, या जो ऋण देने की जो घटना है उसको प्रभावित करती है। इसी तरीके से और इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, एक एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है कि जो पार्टीज़ है, जो बैंक दे रही है, वो हो सकता है बिना डॉक्यूमेंट के ही लोन दे दे, या हो सकता है वो पूरे डॉक्यूमेंट तैयार कराए, लीगल प्रोसेस पूरा करे तब बैंक दे। और जो लोन लेने वाला आदमी है वो हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट ना दिखा पाए, या कुछ लीगल प्रोसेस को पूरी ना करना चाहता हो किसी वजह से। तो इस तरीके से जो नेचर ऑफ पार्टीज़ है या उनकी जो कैपेसिटी है उधार लेने की, हो सकता है बैंक को ये लग रहा है कि जो पार्टी उधार ले रही है, अगर वो 3 लाख रुपए उधार ले रही है, तो हो सकता है बैंक ये सोचे कि इसकी इतनी सॉल्वेंसी पावर नहीं है कि ये मुझे 3 लाख रुपए इतनी निश्चित समय में पूरे वापस कर पाएगा या नहीं। तो अगर उसको शक होता है बैंक को कि ये 3 लाख रुपए निश्चित अवधि में नहीं दे पाएगा, तो इसका मतलब है कि जो लोन लेने वाला है, जो बोरोवर है, वो क्या है, बैंक की नज़रों में एक कमज़ोर है, सॉल्वेंसी पावर उसकी अच्छी नहीं है। तो सॉल्वेंसी पावर की भी क्या है, एक तरीके से नेचर है पार्टीज़ का। तो इस तरीके से नेचर ऑफ पार्टीज़ भी क्या है, क्रेडिट को प्रभावित करता है, और ये भी एक शराइत के रूप में उभर कर आता है। अगला है इंस्टॉलमेंट। कभी कभी क्या होता है, जब लोन लिया जाता है तो हर साल सिर्फ इंटरेस्ट पे किया जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट को एक निश्चित अवधि के बाद दे दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं लोन की, और एक निश्चित अमाउंट आप हर साल या हर पीरियड पर, जो भी अवधि निश्चित हुई है, जितना भी टाइम पीरियड निश्चित हुआ है, उस टाइम पीरियड के में आप एक इंस्टॉलमेंट देते हैं। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इसमें एक तो आपका जो ब्याज है, ड्यू, जो अमाउंट ड्यू है उस पर ब्याज जुड़ा होता है, और जो एक पार्ट उसमें जुड़ा होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट का। यानी कि इंस्टॉलमेंट में 2 अमाउंट जुड़े होते हैं, एक तो ब्याज और एक प्रिंसिपल अमाउंट का एक भाग। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एक इंस्टॉलमेंट बना ली जाती है, और वो इंस्टॉलमेंट हर साल हर पीरियड की अलग अलग भी हो सकती है, या उसको कम बढ़ती हुई या बराबर भी रखा जा सकता है। तो अगर बराबर रखी जाती है, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए का 90,000 का लोन लिया हमने, और उस पर इंटरेस्ट दे, टोटल जो बैठ रहा है वो 10,000 बैठ रहा है, तो टोटल अमाउंट 1 लाख हो गया। तो 1 लाख की हम 10 इंस्टॉलमेंट बंधवा सकते हैं कि हम हर साल 10 हज़ार रुपये देंगे, या हर साल हम 20 हज़ार की भी इंस्टॉलमेंट बंधवा सकते हैं कि हर साल हम 20 हज़ार रुपये चुकाते रहेंगे, और 5 साल में जो ये इंस्टॉलमेंट है वो पूरी हो जाएगी और ऋण का भुगतान हो जाएगा। तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट काम करती है। इसके बाद है
एक टर्म जो सबसे अहम है क्रेडिट की, वो है इंटरेस्ट। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शर्त है लोन की या ऋण की। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट एक ऐसा अमाउंट है जो प्रिंसिपल पर चार्ज किया जाता है, और ये जो चार्ज है, ये जो इंटरेस्ट है, ये उधार लेने वाले के लिए कॉस्ट होती है और उधार देने वाले के लिए रिटर्न होती है, उसकी इनकम होती है। अब इंटरेस्ट जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट और एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट जो निकाला जाता है वो हर पीरियड में, हर पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है, और वो लगभग पीरियड कितना माना जाता है? अमूमन 1 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर 1 लाख रुपये आपने उधार लिए तो आपको हर साल जो ब्याज देना पड़ेगा वो 1 लाख पर ही देना पड़ेगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज वह ब्याज है जिसका अमाउंट हमेशा जो कैलकुलेट किया जाता है हर वर्ष के लिए, वो मूलधन पर किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। यहाँ P का मतलब है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अगर 1 लाख रुपये आपने उधार लिया तो 1 लाख रुपये आपका मूलधन कहलाएगा। उसके बाद है R यानी रेट। रेट का मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट है, जब आपने लोन लिया है 1 लाख रुपये, आप उस पर ब्याज कितना देने वाले हैं, उसकी रेट क्या है ब्याज की, वो रेट कहलाएगी R। उसके बाद है टी का मतलब है जितने टाइम के लिए आपने जो इंटरेस्ट है वो जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने उधार लिया है वो कितने साल के लिए है। अब अगर हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और ये 3 चीज़ों हमारे पास हैं, तो हम पूरे इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल अमाउंट गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम पीरियड, नंबर ऑफ टाइम पीरियड बटे 100। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। इसके बाद है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इसमें हर वर्ष जो ब्याज दिया जाता है वो मूलधन पर नहीं दिया जाता, बल्कि हर वर्ष उसमें ब्याज का जो पिछले साल के लिए जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, उस इंटरेस्ट को भी प्रिंसिपल में हमें हर वर्ष जोड़ते रहते हैं, और जो नया अमाउंट टोटल होकर आता है उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जिसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए इसका भी फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P ब्रैकेट लगाएंगे 1 + R बटे 100 ब्रैकेट बंद करेंगे, और ये जो ब्रैकेट में डिजिट हैं इन पूरे ब्रैकेट को पावर देंगे n, और इसमें से माइनस कर देंगे P को। P प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, R आपका रेट है यानी दर है, यानी कि ब्याज की दर है, और T आपका नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ पीरियड जितने के लिए आपने उधार लिया है। अब P जो यहाँ P है ये है आपका मूलधन में के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में 1 + R बटे 100 लिखेंगे, यानी कि 1 + R बटे 100 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिख देंगे। और ये ध्यान रखना ये जो डेसिमल में लिखी जाएगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने 10% ब्याज रेट है तो हम 10 नहीं लिखेंगे, बल्कि 10/100 लिखेंगे, यानी कि 0.10 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद हम n से पावर देते हैं। या n का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड, कितने नंबर ऑफ ईयर, जितने साल के लिए आपने उधार लिया है, और ये जो टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा, इसमें से हम प्रिंसिपल अमाउंट को घटा देंगे तो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर रेट हमें एनुअल दी हुई है और जो हम कंपाउंड करना चाहते हैं वो एनुअल आधार पर नहीं करना चाहते, हम 6 महीने के आधार पर कंपाउंड करना चाहते हैं ब्याज को, तो ये जो रेट है R जो है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 साल में 6 महीने की 2 पीरियड बनेंगे, तो इस तरीके से R 2 से डिवाइड हो जाएगी। और क्योंकि जब 1 साल को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 महीने की 2 अवधि हो जाएंगी, तो इसलिए जो पीरियड हैं आपके वो 1 ना होकर वो कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जितने आपने टुकड़े करे हैं साल के, अगर एनुअल रेट दी हुई है आपको तो, और कंपाउंड वो एनुअल नहीं करवा रहा है, वो किसी अकाउंटिंग पीरियड में
एक साल के उसने टुकड़े कर दिए, 3-3 महीने के या 6 महीने के या 2-2 महीने के। तो सपोज करो अगर 6-6 महीने के 2 टुकड़े कर दिए साल के, तो जितने टुकड़े किए हैं उतने से आप रेट को, इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर देंगे और एन को उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। इसके बाद है आपका सोर्स ऑफ लोन। पहला सोर्स है फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में वो चीज़ें, वो लोग ऋण देने वाले आते हैं जो नियमों और कानूनों की मदद से ये सारी काम लिखित पढ़त में करते हैं, और उनको रेगुलेट करने वाली संस्था भी होती है, जो कि कौन होती है, आरबीआई। तो पहला फॉर्मल सेक्टर का जो ऋणदाता है वो है बैंक। बैंक क्या है आप जानते ही हैं, बैंक के बारे में, बैंक कैसे लोन देता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बैंक की जो ऋण प्रक्रिया है वो कैसी होती है। वो डिपॉजिटर से जमा स्वीकार करते हैं और उस जमा को, उस सेविंग्स को लोगों की, इन्वेस्टर को उधार दे देते हैं, और वो जो उधार देते हैं उस पर इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट से ज़्यादा लेते हैं जो इंटरेस्ट वो जमा करने वालों को देते हैं। तो इस तरीके से जो बैंक है वो उधार का काम करते हैं, उधार देने का काम भी करते हैं। तो बैंक जो हैं क्या करते हैं, एक उधार देने के लिए फॉर्मल तरीके को अपनाते हैं। वो सारे काम लीगल आधार पर करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, एग्रीमेंट तैयार करते हैं, और जो इसको रेगुलेट करने वाली संस्था है वो कौन है, आरबीआई। तो फॉर्मल सेक्टर में जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है आपका बैंक। बैंक एक फॉर्मल सेक्टर का ऋणदाता है। इसके अलावा एक है कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कह देते हैं इन्हें, या हिंदी में कहते हैं सहकारी समिति। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती हैं, ये एक, इसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो इंडिविजुअली ज़्यादा लोन नहीं ले सकते, या ज़्यादा उनके पास कमाई नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने जो बड़े खर्चे हैं उनको पूरे नहीं कर पाते। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो गरीब लोग होते हैं या छोटे किस्म के लोग होते हैं जिनको जल्दी से कोई उधार नहीं देता, तो वो क्या करते हैं, सारे मिलकर एक कमेटी बना लेते हैं, एक समिति बना लेते हैं। सपोज करो 10 आदमी हैं, वो 10 ही जो है उनकी सेविंग ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती है, तो वो 10 के 10 मिलकर एक समिति बना लेते हैं, कमेटी बना लेते हैं, और उस कमेटी में सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर उन 10 लोगों में जो अमाउंट टोटल इकट्ठा हुआ है उन 10 लोगों में से उसको दे दिया जाता है जिसको भी उस पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो तो एक नॉमिनल से इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, यानी कि इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो बैंक में या जो दूसरे लेंडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, उनकी तुलना में ब्याज कम होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो इस तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ये आपका लोन देने का काम करती हैं अपने सदस्य को। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ये आपका रजिस्टर्ड होती हैं अंडर प्रॉपर अथॉरिटी, और जो आरबीआई है वो इसको रेगुलेट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, क्योंकि इकट्ठा होने से ही इनकी जो सॉल्वेंसी पावर है, जो ऋण शोधन क्षमता है वो बढ़ जाती है, इसलिए इनको बैंक भी लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि ये बैंक से लोन लेने के लिए काबिल हो जाते हैं। अगला है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जैसा नाम से पता चल रहा है, ऐसा सेक्टर जिसमें ज़्यादा लिखत पढ़त या कानूनी नहीं देखी जाती, ज़्यादा कानूनों को फॉलो नहीं किया जाता। इसमें कौन, और इसको जो है आरबीआई रेगुलेट नहीं करती। ये जो पार्टीज़ हैं दोनों, उधार लेने वाला और उधार देने वाला, ये दोनों ही आपस में एक सहमति बनाते हैं और उसके आधार पर ऋण का लेन देन करते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर का पहला उदाहरण है आपका मनी लेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं साहूकार। तो मनी लेंडर वो आदमी है जिसका मेन बिजनेस क्या है, मनी को उधार देकर ब्याज का पैसा कमाना है। यानी कि ये कोई बिजनेस नहीं करते, बल्कि इनका मेन बिजनेस क्या होता है, जो लोगों को उधार की पैसे की ज़रूरत होती है उन लोगों को ये उधार पैसे देता है और उनसे एक हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। साधारण ये देखने में आता है कि जो मनी लेंडर हैं वो कॉमर्शियल बैंक की तुलना में ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको रेगुलेट करने वाली कोई अथॉरिटी होती नहीं है और ये अपने मनमाने तरीके से काम करते हैं। तो एक एग्जांपल इनफॉर्मल सेक्टर का हो गया मनी लेंडर।
और ये उधार देने के लिए बहुत ज़्यादा गिरवी रखने की शर्त भी रख सकते हैं। और उधार अगर जो ऋण लेने वाला है, जो उधार लेने वाला है, वो किसी वजह से ऋण नहीं चुका पाता, तो जो मनी लेंडर हैं वो किसी भी आधार पर उनको जो है किसी भी तरीके से उनसे पैसा निकलवा सकते हैं, उनकी संपत्ति हड़प करके। दूसरा है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स का मतलब है जब हम बिजनेस करते हैं, कोई आदमी किसी से रेगुलर बेसिस पर सामान खरीदता है, बेचता है, तो जो ट्रेडर है हमारा, वो जो है जिससे हम व्यापार कर रहे हैं, जो हमसे ट्रेड कर रहा है, वो हमें उधार माल दे दिया करता है अक्सर। जैसे कि मेरी परचून की दुकान है अगर, और मेरी दुकान में चीनी ख़त्म हो गई है, तो मैं होलसेल के पास जाऊंगा और उससे चीनी का कट्टा ले लूँगा उधार। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो ट्रेडर्स, हम दोनों ट्रेडर्स हैं एक दूसरे के लिए, और हमने एक दूसरे से क्या करा, उधार ले लिया। यानी कि परचून की दुकान वाले ने, यानी मैंने होलसेल वाले से उधार ले लिया। तो ये भी एक इनफॉर्मल सेक्टर का उदाहरण है ट्रेडर्स। यानी कि ट्रेडर्स भी जो होते हैं वो उधार देते हैं, लेकिन ये फॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत नहीं आते, ये इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। इसके बाद है एम्प्लॉयर्स। अब सपोज करिए जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं, तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो कुछ ऐसी स्कीम भी रखते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, कि जैसे उनके घर में कोई शादी या ब्याह है या कोई और ओकेशन है जिस पर उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, उन्हें उधार देने की सुविधा भी देते हैं। और जो वो उधार देते हैं एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉय उनकी सैलरी में से हर साल या हर महीने काटते रहते हैं। इस तरीके से एम्प्लॉयर भी एक तरीके से साख को प्रोवाइड, ऋण को प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, और ये भी इनफॉर्मल सेक्टर का उदाहरण है। इसके बाद है रिलेटिव्स। आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में भी या आसपास भी, जो लोग हैं वो जब उन्हें कहीं से लोन नहीं मिलता, बैंक उन्हें लोन देने से मना कर देता है, मनी लेंडर उन्हें लोन देने से मना कर देते हैं, तो वो जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनके पास चले जाते हैं और उनसे उधार लेते हैं। रिश्तेदार, क्योंकि उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, इसलिए वो रिलेटिव्स उनको आसान शर्तों पर भी उधार दे सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो शर्तें आसान ही रखें, वो फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा कठिन शर्तें भी रख सकते हैं। और अंतिम है आपका फ्रेंड्स। जब रिलेटिव्स के पास दोस्त नहीं, रिलेटिव्स के पास या रिश्तेदारों के पास लोन नहीं मिलता, तब हम फ्रेंड के पास भी लोन लेने जा सकते हैं। अक्सर देखते हैं कि जो दोस्त हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इनके अंदर भी जो सहयोग की भावना होती है, एक दूसरे के जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। इस आधार पर जो एक दोस्त है वो दूसरे दोस्त से उधार पैसे ले पाता है। तो फ्रेंड से, रिलेटिव से और फ्रेंड से, इन दोनों से उधार अगर ले रहे हैं हम, तो ये भी हम उधार किससे ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। यानी जो रिलेटिव एंड फ्रेंड है और मनी लेंडर, ट्रेडर्स और एम्प्लॉयर्स हैं, ये सारे कौन हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के उदाहरण हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ ख़त्म होगा, आगे हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।